नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। क्या वक्फ बिल के नाम पर तमाम मौलाना और भाईजान भड़काऊ तकरीर देकर कौम को उकसाने का काम कर रहे हैं? वक्फ बिल के विरोध में संसद की दीवारें हिला देंगे, कफन बांध कर आएंगे और रूह कपा देने वाली धमकी क्यों दी जा रही है? दरअसल जयपुर में वक्फ बिल के विरोध में मुसलमान समाज के तमाम धर्मगुरु, मौलाना और नेता एकजुट हुए और इस कार्यक्रम में मौलाना तौकीर रजा, जो भड़काऊ बयान देने में महारत हासिल है जिन्हें, तौकीर रजा से लेकर सरवर चिश्ती तक सभी ने भड़काऊ तकरीरें दी और कौम को उकसाने का काम किया। सवाल है कि वक्फ बिल के नाम पर आखिर आम मुसलमानों को भड़काने का काम कौन कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। से बाहर निकल के आओ। दिल्ली तक तुम्हें आना है। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। अगर ये बिल पे जबरदस्ती थोपने की, कानून बनाने की कोशिश की जाएगी, हम पार्लियामेंट के दीवार को हिला देंगे। कफन बांध के आना पड़ेगा। ऐसे नहीं, जब तक कफन नहीं बांधोगे अब मजा नहीं आने वाला है। वक्फ बिल के खिलाफ जयपुर में मुस्लिम समाज के तमाम लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में वक्फ के नाम पर कौम को भड़काने और उकसाने का भरपूर काम हुआ। दिल्ली कूच का नारा दिया गया, पार्लियामेंट की दीवारों को हिलाने की बात की गई, कौम के लोगों को कफन बांधने की बात कह दी गई। इस कार्यक्रम में बरेली वाले भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा ने जमकर जहर उगला, कौम के लोगों को जमकर उकसाया। 25 नवंबर से शुरू होने वाले संसद सत्र से पहले 24 नवंबर को दिल्ली कूच करने की बात भी कही। कौम को विश्वास दिलाया कि अगर वो दिल्ली आ गए तो संसद से ईश निंदा का कानून भी पास करा लेंगे। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। मुत्तहिद होकर आओ, दिल्ली चलो। अगर आप तमाम लोग जिम्मेदारी के साथ इस तरफ तवज्जो देंगे कि हमें अपनी ताकत दिखानी है और मनवानी है, तो खौफ को तर्क करो, घर से बाहर निकल के आओ। दिल्ली तक तुम्हें आना है और दिल्ली अगर आ जाओगे तो मैं तुम्हें ये यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह इसी पार्लियामेंट के सेशन में इन दोनों बेईमानों की बर्दाश्त होगी, जिन्होंने गुस्ताखी की है, इनकी गिरफ्तारी भी होगी और इसी पार्लियामेंट के सेशन में इस निंदा के खिलाफ बिल भी पास कराया जाएगा, कानून बनाया जाएगा कि किसी मजहबी रहनुमा के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई जा सकती। के बाप की ताकत नहीं है कि हमारी जायदादों पर कब्जा कर ले। और मैं कहता हूं तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। तौकीर रजा ने भरे मंच से धमकी तक दी और कहा कि मुस्लिम युवकों को कंट्रोल कर रखा है, जिस दिन कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे आपकी रूह कांप जाएगी। जहां आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इज्जतदार में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, ये बात मैंने बार बार
अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब से। इस सम्मेलन में तौकीर रजा के साथ साथ तमाम मुस्लिम संगठन के लोग मौजूद थे। किसी ने वक्फ बिल के विरोध में पार्लियामेंट की दीवारें हिला देने की बात कही तो किसी ने मुसलमानों को उकसाते हुए कफन बांधकर आने की बात कह दी। मुसलमानों के साथ दोहरी नाइंसाफी की जा रही है, इसलिए बिल हमें मंजूर नहीं है। दोस्तों, हम हुकूमत से कह रहे कि ये हमारी इन बातों पर, इन जलसों पर हुकूमत बिल वापिस ले, वरना ये जयपुर का इजलास, देश भर के ये इजलास, ये आगे बढ़ेंगे। अगर ये बिल पे जबरदस्ती थोपने की, कानून बनाने की कोशिश की जाएगी, हम पार्लियामेंट के दीवार को हिला देंगे। ये देखिए, आज तो लाखों में आए हो, लेकिन आगे इस बात का ख्याल रखना कि ये जो ज्वाइंट कमेटी के लोग हैं, जो अकाबरीन बैठे हैं, अगर कभी भी एक भी आवाज कर दें तो कफन बांध के आना पड़ेगा। ऐसे नहीं, जब तक कफन नहीं बांधोगे अब मजा नहीं आने वाला है। इसी कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे पर अजमेर दरगाह के सरवर चिश्ती ने पलटवार किया और कहा कि उनकी कौम न बटेगी और ना ही कटेगी। योगी जी न तो ये कर सकते हैं, न ये मर सकते हैं। ये कटने वाली और मरने वाली कौम नहीं है। जो बटेगा वो कटेगा, न हम बटेंगे न हम कटेंगे। सरवर चिश्ती ने कांग्रेस से की मोहब्बत की दुकान पर भी करारा हमला बोला। इस कार्यक्रम में तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने मुस्लिम कौम को उकसाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वक्फ बिल के विरोध में मुसलमानों को भड़काने का काम हो रहा है? आखिर कौम को भड़काकर क्या देश का माहौल खराब किया जा रहा है? सवाल ये भी है कि अगर वक्फ बिल पर जेपीसी में बात रखने का आपके पास मौका है तो फिर सड़क पर उतरने और कौम के युवाओं के कंट्रोल से बाहर जाने वाली धमकी आखिर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। रिपोर्ट आप देख चुके हैं। मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में आज इस चर्चा में जुड़े हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता एहसन सिंह साहब, हमारे साथ में अमितोष पारेख जी वीएचपी विश्व हिंदू परिषद से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, अजय वर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सैयद जव्वाद भाई राजनीतिक विश्लेषक हैं और हाजी नाजिम खान साहब प्रवक्ता पीस पार्टी के हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाजिम खान साहब, आप तो पीस पार्टी के हैं, शांति का संदेश देते हैं, लेकिन ये जो बात यहाँ कही गई है कि हमारे नौजवान जिस दिन कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे उस दिन आपकी रूह कांप जाएगी, क्या इसका कहीं से भी पीस से ताल्लुक है? हाँ हिमांशु भाई, देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क संविधान से चलता है, ना कि धमकियों से, ना उकसाने से। देखिए ये तो एक स्टैंड चल रहा है कि कभी भाजपा की तरफ से इस तरीके का स्टैंड आता है, कभी इस तरीके से मौलाना तौकीर रजा की तरफ से आता है। तो मैं एक बात ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर संविधान बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और देखिए पता नहीं क्या हो गया है, जहां जिस राज्य में इस तरीके के बयान दिए जाते हैं वो भाजपा की ही सरकार क्यों होती है वहां पे? क्या इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इन बयानों को सह मिली जाती है भाजपा की तरफ से? तो बड़ी गौर फिक्र करने वाली बात है हिमांशु भाई कि जिस तरीके से बीजेपी के लोग कहते हैं तौकीर रजा से कि आप इस तरह की बयानबाजी कीजिए। हिमांशु भाई, ये तो अगर जांच पड़ताल होगी तो आपको पता चल जाएगा कौन उकसाता है कौन नहीं। अभी ये बता दीजिए, एक मुसलमान का एक कहते हैं कि एक मुसलमान अगर एक थप्पड़ मारे तो उसके हिंदू 100 थप्पड़ मारे, इस तरीके का बयान होता है। और ये कहते हैं कि अगर किसी ने महंत रामगिरी पे हाथ लगा दिया तो मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे, इस तरीके का बयान होता है। और यहाँ पे मंगलसूत्र छीनने के नहीं, आप पहले क्लियर कट कीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के कहने पर तौकीर रजा जैसे मौलाना विवादित बयान देते हैं, तो आप यहां पर आज कह दीजिए कि जितने भी मुसलमान भाई हैं इस देश में वो ऐसे मौलानाओं को बिल्कुल इग्नोर करें, ऐसे मौलानाओं को बॉयकॉट करें। बोलिए। हाँ हिमांशु भाई, देखिए जितने भी संगठन हैं जो मानवता को नुकसान पहुंचाते हैं, पीस पार्टी उनके खिलाफ खड़ी हुई है। पीस पार्टी मांग करती है कि ऐसे संगठनों पे सभी पर संगठन नहीं, नाम लीजिए ना भाई, संगठन के नाम लीजिए, बोलिए मौलाना तौकीर रजा जैसे लोगों को बॉयकॉट करिए, बोलिए आप। हाँ सुन तो लीजिए हिमांशु भाई, मैं तो कहता हूँ बजरंग दल को भी बैन कीजिए। यही तो आपका दोहरा रवैया है। यही जो भी देखिए, आपने अपनी पार्टी का नाम पीस रख रखा है, लेकिन जो पीस को डैमेज कर रहा है उसके खिलाफ बोलने में आप डर रहे हैं। आप बोलिए, खुल के बोलिए ना नाजिम खान।
खुल के बोलिए। हिमांशु भाई मैं तो कह रहा हूं कि जो भी मानवता को नुकसान पहुंचाए, जो संविधान के खुलेआम ये गलत बयान था, आप जानते हैं। आपने बोला कि इनको ऐसे बयान दिलवाए जा रहे हैं, तो नाम लेके बोलिए मौलाना तौकीर रजा। ये देखिए, मैं कहता हूँ ये भारत सरकार और जहां पर ये प्रोग्राम हुआ जयपुर के अंदर, सुन लीजिए, जयपुर के अंदर जो प्रोग्राम हुआ, मौलाना तौकीर रजा का नाम लेकर आप बोल सकते हैं कि ये गलत बयानबाजी है, मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है इनसे। हाँ, मैं तो ये कहता हूं कि कोई भी मुसलमान भाई ऐसी बातों पर ध्यान न दे। मौलाना तौकीर रजा की बातों का, हाँ, मैं तो यही कह रहा हूं, कोई भी मौलाना हो या कोई भी धर्म हो, जिस तरीके से इतनी देर हो गई बोलते बोलते, लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन मौलाना तौकीर रजा का नाम नहीं ले पा रहे। हो सकता है कोई मजबूरी आपकी रही होगी, लेकिन जब पीस पार्टी के आप प्रवक्ता हैं तो खुलकर बोले, अच्छा लगेगा। अमितोष जी, क्यों इस तरह की बयानबाजी की जाती है? एक तरफ कहा जाता है कि देखिए मुसलमानों को डरा के रखा है, दबा के रखा है, दूसरी तरफ इस तरह की बयानबाजी भी की जाती है। और एक भाई साहब तो कहते हैं कि अब कफन बांध कर आना होगा। भाई खुद बांध कर आ जाएं, दूसरे लोगों के कफन क्यों बंधवा रहे हैं? मतलब इस तरह की बयानबाजी क्यों? हिमांशु जी, देखिए कि जिन 3 लोगों ने ये बयान दिए हैं और जो नेता बनते हैं अपनी ही कौम के, वो 3 लोग कौन हैं? तौकीर रजा खान जो बूटी बूटी करने की बात कही थी, फिर सैयद चिश्ती आ जाते हैं जिनका इतिहास ही अजमेर रेप केस से आया है, और फिर साथ में इमरान मकसूद आ जाते हैं। तो देखिए, इमरान मकसूद, तौहीर रजा खान जो हिंदू जिनोसाइड की बात करते हैं, मुझे बताइए अगर ये देश संविधान से चलता है तो संविधान किसी की जमीन हड़पने का अधिकार देता है क्या? लेकिन देखिए, आज बाबरी की छाती ठोकने वाले लोग तौहीर रजा खान के अगेंस्ट में नहीं बोल पा रहे। क्यों? पूछिए ना इनसे, पूछिए आसिम नाजिम खान से कि वक्फ के विरुद्ध में है क्या? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मजा आ रहा है हिंदुओं की जमीन हड़पने का। सिर्फ हिंदू ही नहीं, हिमांशु भाई, वायनाड में देख लीजिए, केरला में देख लीजिए, क्रिश्चियनों की जमीन हड़प ली, 505 जमीन ले ली केरला के अंदर में और 610 लोगों की वायनाड के अंदर में। क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर में खुद की जमीन नहीं बल्कि दूसरों की जमीन हड़प के, और फिर जब उसको असंवैधानिक रूप दिया जाए तो जबान पे ताले लग जाते हैं, और जब जबान पे ताले लगते हैं तो जबान खुलती है तो हिंदू के नरसार के लिए खुलती है। कहां थे आसिम नाजिम खान जब इस तरह की बातें करनी चाहिए? तो संविधान में किसी को ऐसे धमकाना लिखा है क्या? लगाएंगे, लेकिन वक्फ के विरुद्ध बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं। अरे सुन लीजिए, हम तो कहते हैं कि जो भी अगर कोई भी संगठन, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या, अरे आप बोल दीजिए वक्फ के विरुद्ध में, बोली वक्फ के विरुद्ध में, बोली वक्फ के विरुद्ध में, बोली वक्फ के विरुद्ध में, आप बोल दीजिए नेशनल मीडिया में कि वक्फ को नहीं मानते आप, बोल दीजिए जेपीसी के फेवर में आप। अरे नाज़िम भाई एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट प्लीज सुनिए। यहाँ का डेकोरम खराब हो रहा है, प्लीज ऐसा मत करिए। नाज़िम भाई, जब शुरुआत में मैंने आपको मौका दिया तब आप हिम्मत करके बोल नहीं पाए खुल के, है ना? अब कोई और बोल रहा है तो उसको बोलने दीजिए, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा, तब तक शायद हिम्मत बांध के आप बोल पाएंगे। थोड़ा सा रुकिए प्लीज। देखिए, संवैधानिक लोग हिम्मत बांध के चाहिए, हिम्मत हम लोगों के अंदर है, क्योंकि हमने ब्रिटिश हुकूमत को। हाँ, एक मिनट आ रहा हूँ। हिमांशु जी, देखिए दिक्कत क्या है। हाजिम नाजिम सुनिए, जब मैं बोल रहा हूं अपने टर्म पे बोलना। हिमांशु जी, दिक्कत क्या है? देश के संविधान की बात कर रहे हैं, देश के संविधान में तो भाई देश के संविधान में तो किसी तरह से किसी को जमीन हड़पने का अधिकार ही नहीं दिया था, और आज उस जमीन हड़प के इंक्रोचमेंट हो रहा है। तो क्यों बोहरा लोग सामने आ रहे हैं? क्यों अघाकारी लोग आ रहे हैं? क्यों सुनी लोग जो है हाईकोर्ट के अंदर में पिटीशन लगा रहे हैं? देखिए, जो जेब अपनी भरते हैं ना, उन जेब भरते और जब पकड़ में आती है तो दिक्कत हो रही है। कितने आपने महिलाओं के लिए अधिकार दिए हैं वक्फ के अंदर में? आप हाजिम नाजिम बताइए। क्रिश्चियनों की जमीन हड़प रहे हैं, हिंदुओं की जमीन हड़प रहे हैं, बुद्ध की जमीन हड़प रहे हैं, जैनियों की जमीन हड़प रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये यहाँ पर तो क्लियरिटी हो गई आमने सामने की। ठीक है, ठीक है अमितोष भाई, एक मिनट रुकिएगा। अजय वर्मा जी, आपका स्टैंड क्या है? कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस मुद्दे पर? इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी क्या होनी चाहिए वक्फ के नाम पर? आपका कांग्रेस का स्टैंड प्लीज। हिमांशु जी, खाली टीवी पे बैठ के झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। आपसे भी मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है, आप एक मजे हुए एंकर हैं कि जहां जहां आप कह रहे हो कि वक्फ की जमीन हड़की है, तो खाली बातों से काम नहीं चलता, कागजों से काम चलता है। आप कागज दिखाएं देश को कि ये जमीन इस आदमी ने, इतनी जमीन इसकी यहां हड़की है और ये वक्फ ने ले ली है। केवल प्रोपोगंडा, भाजपा द्वारा लिखित प्रोपोगंडा चलाना चुनाव जीतने के लिए सर्वदा निरादर है। अच्छा, और बात करते हो आप बयानों की, तो देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब बात करते हैं बांटने कटने की, और मोदी जी कहते हैं मंगल सूत्र छीन लेंगे, ये बेटी छीन लेंगे, मुजरा करा देंगे, तो भाषा की सभ्यता और संसदीय परंपराओं का जो हनन होता है हिंदुस्तान में, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये अपना एजेंडा है, इनका एजेंडा है। इनके एजेंडे में आप बोलिए जरा कि मोदी जी की भाषा बेटी छीनने की गलत थी। बोलो आप, बोलो आप।
नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपके चैनल को खतरा हो जाएगा, आपको खतरा हो जाएगा। दूसरों के मुंह में आप अपनी बांसुरी डालते हैं कि ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे सुनिए बोलो। अजय जी, अरे भाई आप भी तो ना मैं बांसुरी बजाता हूं, गलत को गलत बोलो, ना मैं बांसुरी बजाता हूं, ना आपके मुंह में बांसुरी डालूंगा, मुझे कुछ शौक नहीं है। मैं बहुत क्लियर कट में आपसे ये बात पूछ रहा हूं कि वक्फ के नाम पर जिस तरह की बयानबाजी की गई है, कांग्रेस का इस पर स्टैंड क्या है? क्योंकि इमरान मसूद का भी बयान आया है, आप कांग्रेस के स्टैंड पर रहिए। देखिए, जब जेपीसी में वक्फ को भेज दिया गया, जेपीसी इस पर निर्णय करेगी, तो क्यों आप इस पर डिबेट कर रहे हैं भाजपा के कहने पर? इमरान मसूद क्यों बोल रहे हैं इस तरह की बयानबाजी क्यों करते हैं? इमरान मसूद को फरमान के आने की बात, तो इमरान मसूद को क्या हक है? इमरान मसूद को क्या हक है? जेपीसी करेगी डिसाइड, जेपीसी की बात मानेंगे आप? देखिए, विपक्ष के लोग बोलेंगे, सवाल का जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा, सरकार का एजेंडा नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र है, यहाँ तानाशाही नहीं है हिमांशु भाई। अच्छा, तानाशाही नहीं है। अभी जस्ट आपने कही कि कागज दिखाइए, कागज दिखाइए अगर कहीं पर कोई डीड, कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है। अभी थोड़े दिनों पहले बोला गया कि भाई इतने पुरानी मस्जिदें कहां से कागज दिखाएंगे? आप स्टैंड क्लियर करिए। पहले तो यही कह रहे थे कि कागज कहां से दिखाएंगे पुरानी चीजों के? सब झूठ की चीजें। आप नहीं, आप ही तो कह रहे हो कि साहब कोई कब्जा कर लिए तो कब्जे का कागज दिखाओ, उसके खिलाफ कार्यवाही कराएंगे। आप दीजिएगा कागज, दिखाइए कागज, दीजिए कागज। झूठ, तो यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो यहां पर बात आ रही है कि वक्त पर कागज दिखाइए ना, क्या दिक्कत है? लेकिन आप इसमें कांग्रेस का स्टैंड पहले क्लियर करिए, आपका स्टैंड क्लियर करिए, क्योंकि आपका स्टैंड कभी क्लियर नहीं हो पाता है। आपसे जब मैं यहां की पूछता हूं ना, आप इधर ऐसे ऐसे लहराने लगते हैं। आप तो उसी देश, ठीक है, आप देशलाई गैंग के मेंबर हो, इसलिए आप भी उसी को पालन करोगे। नहीं, हम सीधा सवाल पूछता हूं। तो एहसन सिंह साहब, भड़काऊ बयानबाजी आप लोगों की तरफ से की जाती है और इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई जब यहां पर भड़काऊ बयानबाजी होती है तो उधर भी हो रही है, इसमें क्या दिक्कत होगी? बताइए। हिमांशु जी, देखिए, हमें लगता है कि तौकीर राजा से रिश्ते कांग्रेस ने किया है, भारत के लोग नहीं किए हैं। भारत के लोगों ने अपना धर्म नहीं बदला है, कांग्रेस ने अपना धर्म बदला है, अजय वर्मा ने अपना धर्म बदला है। अरे इनको बता दीजिए कि तलवार की ताकत से देश नहीं चल रहा है, संविधान की ताकत से देश चल रहा है। आप कह रहे हैं कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम संविधान को मानते ही नहीं है। जेपीसी के थ्रू अगर कोई कानून आ रहा है तो आपको तकलीफ क्या हो रही? अभी अजय वर्मा ने एक सवाल पूछा कि कहां पे आपत्ति है। कर्नाटक का एक पूरा गांव, तमिलनाडु में बहुत सारी आपत्तियां लगी हैं, महाराष्ट्र में लगा है, हिमाचल में लगा है, पश्चिम बंगाल में लगा है, गुजरात में लगा है, उत्तर प्रदेश में लगा है। कहां कहां का सुनेंगे? भैया इटली से आ रहे हैं क्या? भारत में नहीं रहते हैं क्या? भारत की नहीं जानते हैं क्या? ओवैसी ने खुद कहा अपने बयान में, उन्होंने कहा मुसलमानों कहां से दिखाओगे? कागज है ही नहीं। उत्तर प्रदेश की बहुत सारी जमीनें, वो कागज है ही नहीं। मुझे लगता है जिन लोगों ने ना अपने पैजामा पहन के, सलवार सूट पहन के अपना धर्म बदल लिया, आज वो धमकी देने की बात कर रहे हैं। किसको धमकी दे रहे हैं? भारत को धमकी देने की बात कर रहे हैं। अरे यही तो भारतीय जनता पार्टी करती है, यही तो मुख्यमंत्री जी करते हैं, यही प्रधानमंत्री जी करते हैं। बढ़ेंगे तो कटेंगे, और ये कह नहीं रहे, ये तो करके दिखाए। डायरेक्ट एक्शन किसने नहीं देखा? किसने नहीं देखा? कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन किसने नहीं देखा? बंटवारे के समय डायरेक्ट एक्शन किसने नहीं देखा? जम्मू में, कस्मीर में डायरेक्ट एक्शन, महाराष्ट्र में। आपका सिस्टम हैंग हो गया क्या? भारतीय जनता देश बड़ा शर्मिंदा होता है। अजय जी, आपका सिस्टम हैंग हो गया या स्टोरेज फुल हो गया? अरे रिश्ते आपकी हो, भारत के लोगों ने रिश्ता नहीं किया है, आपने रिश्ता करके भारत को बर्बाद करने का कार्य किया। आप बताइए दुनिया में कहां वक्फ बोर्ड है? अरे जब देश में कानून बनता है, संविधान बनता है, उस समय वक्फ बोर्ड कहां रहता है? 54 में बनता है, 95 में आप इसको पावर दे देते हो। अगर कोई संशोधन कल को हम भी कहें कि हम नहीं मानते हिंदू मैरिज एक्ट को, प्लीज एक बार टेक्निकल टीम देखिएगा। लगता है अजय वर्मा जी लूप मोड में चले गए हैं, लूप मोड में चले गए हैं, रिपीट हो रहे हैं शायद। ठीक है अजय जी, दिखवाते हैं कहीं कोई दिक्कत है तो। एक मिनट सैयद जवाद भाई, एक मिनट, नहीं मैंने आपको वक्त दिया। सिंह साहब रुकिए। सैयद जवाद भाई, ये जो बयानबाजी की जा रही है, इस बयानबाजी के पीछे का मकसद आपको क्या नजर आता है और आपका विश्लेषण क्या कहता है इस पूरे मुद्दे पर, वक्फ के नाम पर जो बयानबाजी हो रही है? देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर के सिंह साहब प्लीज, सिंह साहब रुकिए, दोबारा आऊंगा आज। वक्फ बोर्ड को लेकर के जब बिल लेकर के आया गया तो सदन के अंदर चर्चा हुई और चर्चा के बाद जो है जेपीसी को दिया गया। अरे हो गया एहसन सिंह सर, ये भी रुकते नहीं है, ये रुकने वाले नहीं है। जब जेपीसी के अंदर इसको दिया गया तो जेपीसी के अंदर आप देखिए जगदम्बिका पाल जो हैं उसके अध्यक्ष बनाए गए और लोगों ने बाकायदा एलिगेशन लगाए, जो मौजूदा सांसद हैं, कि उनको उनकी बात को जिस पुरजोर तरीके से सुना जाना चाहिए था नहीं हुआ। और उसमें आपको पता है कल्याण बनर्जी के हाथ में चोट भी लग गई, किस तरीके से क्या चीजें आई।
तो एक जो है संवाद स्थापित नहीं हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, सिंह साहब 1 मिनट रुक जाइए, सिंह साहब रुक जाइए, सुनिए एहसन सिंह साहब, आप तो कई बार बैठ चुके हैं ना इस डिबेट में, और आप जानते हैं जब दोपहर की 1 बजे की मैं डिबेट करता हूं तो यहाँ पर हर किसी को बोलने का मौका दिया जाता है, बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करता किसी को। प्लीज, जब मैं सम्मान के साथ आपको इतना मैंने वक्त दिया तो थोड़ा सा रुकिए, दोबारा वक्त दूंगा और वर्सेस में वक्त दूंगा, तब आमने सामने आचार विचार तर्क वितर्क रखिएगा। तो बोल ही रहते ना थोड़ा सा अजय जी, तो बोल ही रहते ना। तो अजय जी शांत है अपना, अजय जी शांत है, किसी और को मौका मिला है नहीं। आपकी बात पूरी सुनिए, दर्शकों ने सुनी है, विदाउट इंटरप्शन सुनिए। हाँ, दो चीजें हैं जेपीसी को लेकर के, और खास तौर से वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उसको रखा और मीडिया के अंदर एक नैरेटिव बनाया गया। आपने अभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एहसन सिंह ने कहा कि वहाँ की ज़मीन ले ली, यहाँ की ज़मीन ले ली, चीज़ें ले ली, तो ज़मीन ऐसे थोड़ी ना ले ली, फिर उसके बाद उसके मुकदमे कहाँ चले, कोर्ट में ही चले ना। और कोर्ट ने बहुत सी जगह पे डिसीजन भी दिया। फिर एक भ्रम की स्थिति ये फैलाई गई कि वक्फ बोर्ड को लेकर के कोर्ट भी नहीं जाया जा सकता, ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, इनके अपने ट्रिब्यूनल है। भाई ट्रिब्यूनल के अंदर जो जज बैठता है वो भी जो है हेल्पिंग हैंड होता है अदालतों के। वक्फ बोर्ड के जो मेंबर होते हैं वो भी सरकार नियुक्त करती है। वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है वो भी सरकार अपनी पसंदीदा बंदे को बनाती है। अब आप मैं एक बात कह दूं, मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के रहे। एहसन सिंह से मैं पूछना चाहता हूं, लगातार उनका कार्यकाल रहा और उस वक्त वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन था गुजरात का? क्या उनके पसंदीदा शख्स थे या नहीं थे? आज भी सरकार मध्य प्रदेश में लंबे वक्त चल रही है। मध्य प्रदेश के अंदर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन किसने नियुक्त करा? पूछिए जाकर के। अब तो शिवराज सिंह चौहान दिल्ली आ गए हैं ना, उनसे पूछिए। जहां भारतीय जनता पार्टी के सरकारें हैं, अगर जैसे गुजरात हुआ या फिर मध्य प्रदेश हुआ, वहां पर वक्फ बोर्ड के जो भी चेयरमैन बनाए गए वो सरकारों ने अपनी पसंद के बनाए। बिल्कुल बनाते ही हैं। तो फिर कोई भी सरकार बताइए, फिर ये संपत्ति लगात बढ़ती क्यों चली गई? वो उसका रीजन आपको बताता हूं। वो उसका ये है कि जो वक्फ जमीन करी जाती है या चैरिटी, अगर मैं उसको दूसरे तौर पर दे दूं, वो हर साल लोग करते हैं। आज किसी ने 10 लोगों ने करी, कल हो सकता 20 लोगों ने करी, कल 30 लोगों ने करी। और वक्फ की संपत्ति एक लौती संपत्ति हिंदुस्तान में नहीं है। तमाम धर्मों के मानने वाले लोगों के पास उनकी धार्मिक संपत्ति है। मंदिरों के पास भी है, गुरुद्वारों के पास भी है। अच्छा। और उसके बाद जो क्रिश्चियंस हैं हमारे, उनके पास भी है। बहुत सी संपत्तियां हैं और वो धार्मिक संपत्तियां, उनकी बाकायदा ट्रस्ट बनी हुई है। और उसमें सुन लीजिए 10 सेकंड और, ये जो भ्रम की स्थिति फैलाई गई है हिंदू मुसलमान करके, जो ध्रुवीकरण की राजनीति को, जो अपनी दिन रात उस पर राजनीतिक रोटियां सूखे जाते हैं, उस पर सिर्फ एक ही इनका मकसद है, किस तरीके से ध्रुवीकरण वाली राजनीति है वो बनी रहे। अब आप कह रहे हैं भड़काऊ, तो ये तौकीर रजा ध्रुवीकरण नहीं कर रहे। अब मैं बताऊं, तौकीर रजा करें, चाहे उधर से गिरिराज सिंह करें, चाहे बड़े प्लीज एक मिनट बस, संजय राणा जी तुरंत आ रहा हूं, एक मिनट जवाब एहसन सिंह साहब दीजिए, या कोई भी करे। जवाब दीजिए। एक कानून बना हुआ है, अगर कोई भड़काऊ बयान देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। 1954 में एक कानून बनता है। जवाब जी एक छोटा सा सवाल, कानून कहाँ बना था? देश की आता है, कहाँ से आता है? 95 में इसमें संशोधन होता है। अरे कहाँ बनता है ये वक्फ बोर्ड का? में संशोधन हो सकता है तो ये बना कहाँ है? कहाँ बना है? इसी देश की संसद के अंदर बना भाई। इसी देश की अच्छा, इसी देश की संसद में बने हुए कानूनों को ये नहीं मानेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने, उनका कहने का मतलब क्या था? आप समझे, उनका कहने का मतलब क्या था कि संशोधन हो सकता है। हम पूछ रहे हैं कि 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन होता है, 1995 में संशोधन होता है। उसको असीमित पावर दिया जाता है। अगर 1995 में संशोधन हो, क्या पावर है? एक सेकंड क्यों नहीं संशोधन? कौन सी पावर है? आजादी के समय कौन सी पावर है? नहीं, वो ये बोल रहे हैं कि तब संशोधन हो सकता है तो अब क्यों नहीं हो सकता? नहीं, वो ये बोल रहे हैं तब संशोधन हो सकता है तो अब क्यों नहीं हो सकता? उसी संशोधन के, यही सवाल है। सुनिए, उसी संशोधन के अंदर इन्होंने जो संशोधन करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोगों, अच्छा सवाल यही था ना आपका सिंह साहब कि तब संशोधन हो सकता है तो अब क्यों नहीं हो सकता? यही सवाल था। सवाल यही था ना, सवाल यही था ना कि तब संशोधन हो सकता है तो अब क्यों नहीं? नहीं, दो सवाल कि भाई आप कागज दिखा दीजिए ना कि 4 लाख से 9 लाख किसका किसका हुआ, वो 5 लाख का कागज दिखाइए ना। और एक संशोधन हो गया तो दूसरा कट टू कट पूछा करिए। देखिए लंबा खींचेंगे तो फिर मजा नहीं आता। अब एक छोटा बस 10 सेकंड के उदाहरण दे दूं। अभी जब चंदे का कानून ये लेकर के आए थे, इसी सदन ने पास करा था। आपने कहा था फंडिंग दिए जाना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के आप आए थे ना, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कितना जोरदार तमाचा मारा, याद है आपको?
आप उस वक्त भी कह रहे थे ट्रांसपेरेंसी बनेगी, ट्रांसपेरेंसी लेकर के आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दे बजा बजा के थप्पड़ बजाए हैं। और फिर किस किस से चंदा लिया आपने? किन किन लोगों से चंदा लिया? अरे भैया उनसे अच्छा, ये बात क्लियर। एक मिनट संजय राणा जी, संविधान से ही चलता ना, फिर काहे के लिए चंदे के अंदर घोटाला करा गया? साफ नजर आया। एक मिनट किससे किससे चंदा खाया? उस वक्त भी कह रहे थे। ठीक है संजय राणा जी माफ कीजिएगा, थोड़ी देर हो गई आपके साथ बात करने में, लेकिन राणा जी अब आप बताइए कि ये जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वक्फ के नाम पर तकरीरें दी जा रही हैं, ऐसी तकरीरें कि इंसान भड़क जाए, ये क्यों? इसके पीछे का उद्देश्य क्या? आपका विश्लेषण। गुड आफ्टरनून फैलो। देखिए, ऐसा जो व्यक्ति रोड पे रहता, जो समुदाय रोड पे रहता, रोड पे ही बात करता, रोड पे आने की हमेशा चर्चा करता रहता है। सभी ने बताया कि ये जो कानून है वो संसद ने बना था। हमें पता है नेहरू जी ने किस तरह से कानून बनाया था। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब रेजिग्नेशन दिया तो उसमें लिखा था कि नेहरू जी की हमेशा जो परिकाष्ठा है वो मुसलमानों के प्रति, उनके जो देह में रूह बस्ती मुसलमानों के प्रति है, तो नेहरू जी ने बनाया था इसी पार्लियामेंट में। और उसका संशोधन 95 और 2013 में हुआ, तो सबने देखा था। जहां तक चर्चा हो रही थी कि भैया जामा मस्जिद के पेपर नहीं, जाके चेक कर लेना, जामा मस्जिद के बाद भी पेपर नहीं है कि पेपर दिखाओ। और हमारे एक मित्र जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, जो बार बार बोल रहे थे बायोलॉजिकल, लगता तो उनकी कहीं धुरी फंस गई थी। बायोलॉजिकल में एक बार याद दिला दें कि 1991 में जब राजीव गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, हत्या हो गई थी, तो उनका एक डीएनए टेस्ट के लिए बोला गया था। तो एक व्यक्ति का डीएनए टेस्ट इसलिए नहीं हुआ था कहीं बायोलॉजिकल बहुत अलग चले जाते हैं। बायोलॉजिकल राणा जी कोई है नहीं, वापस ट्रैक पे आइए प्लीज, वापस ट्रैक पे आइए। की समस्या क्या है? कांग्रेस वो है भाई, कांग्रेस है जान। तो भाई जान एक दूसरे के बगैर अलग रह ही नहीं सकते। तो कभी भी कांग्रेसी ये नहीं बोलेगा कि भैया ये गलत है और ये सही है। कांग्रेस का तो हमेशा है किसी तरह भी मुस्लिम तुष्टीकरण करते चले आए। तो वही समस्या, प्रोपोगंडा की बात करते हैं। अरे आपने संशोधन करके 84 बार संशोधन। नहीं, आप पंडित जी का अपमान करते रहेंगे। आपको बड़ा अच्छा लगता है पंडित जी का अपमान करके। क्यों नहीं संशोधन? पंडित जी का अपमान करके आपको बड़ा दिल को, ये अजब है। मतलब लोग दलितों की राजनीति करेंगे, उनको गलियाएंगे, ओबीसी की राजनीति करेंगे, उनको गलियाएंगे, मुसलमानों की राजनीति। अब तो पंडित जी को गलियाने का एक आपने बनाए रखा है। दिन रात आप नेहरू जी को जो है दिया गया था, तो बायोलॉजिकल पे ना जाए। नहीं, बायोलॉजिकल वो बात छोड़िए। देखिए आप भी आउट ऑफ ट्रैक हो जाएंगे, फिर क्या मतलब? आउट ऑफ ट्रैक मत होइए। मैं तथ्य पे बात कर रहा हूं। वक्फ पर जो भड़काऊ बयानबाजी थी, इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? बस देखिए, मैं सिंपल से बोलता हूं। इन्होंने एसएन सिंह से प्रश्न पूछा कि भैया ये बताइए कि जज उनके होते हैं। भैया वहां जज नहीं होता है, मुस्लिम समुदाय का रिप्रेजेंटेटिव। अरे झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं पता आपको। झूठ बोल रहे हैं, आपको नहीं पता है। कमेटी में जज नहीं गलत बोल रहे हैं, नहीं पता है भैया आपको। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको। अच्छा, इस पर कुछ आपका चैलेंज, अच्छा आपका चैलेंज एक्सेप्ट होगा। एक मिनट, उसमें जजमेंट नहीं लिया। ठीक है, कौन चलाता? ठीक है, एक मिनट, पता नहीं है कौन से राजनीतिक अमितोष जी प्लीज। हाँ, अमितोष जी एक मिनट ट्रिब्यूनल कौन चलाता है? प्लीज एक मिनट, अमितोष जी। हाँ, उस कमेटी में अमितोष जी, हिंदू धर्म का कौन होता है? एक मिनट, अमितोष जी। जज होता है। हिमांशु जी देखिए, जब ये पूरी डिबेट हिंदू धर्म से कौन होता है बताओ? सैयद सिंह साहब, हाँ आ रहा हूँ, अभी बोलिएगा। हिमांशु जी बोलिएगा। हाँ अमितोष जी बोलिए। अमितोष जी, हिंदू धर्म का कौन होता है? हिमांशु जी, पूरी डिबेट एक लीगल बैटल फील्ड पर आ गई, तो मैं लीगल इंक्वायरीज जो है उसको फुलफिल कर देता हूं। यहां जो सैयद जी बैठे हैं मेरे मित्र हैं, लेकिन वो भी लीगल कानून की तरह से मिसगाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। जब वक्फ के अंदर में एक्ट आता है तो प्रीवी काउंसिल ने कहा था इसे वर्स्ट एक्ट, मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1923 में लाके उसको बचाया गया। 95 के अंदर में उसको प्रमोट किया और 2013 में उसमें अमेंड करके बाय एनी पर्सन प्रोफेसिंग इस्लाम को हटाया गया और बाय एनी पर्सन कर दिया गया। सेक्शन 3 में कह दिया अगर वक्फ को लगता है कि ये जमीन उसकी है तो उसका रीजन टू बिलीव भी बहुत है। सेक्शन 8 में वो सर्वे करेगा जिसका खर्चा सरकार देगी और सेक्शन 40 में वो अपना बोर्ड बना के उसको डिक्लेयर कर देगा। ट्रिब्यूनल का ऑर्डर फाइनल होगा विच इज नॉन चैलेंजेबल। ट्रिब्यूनल चलाता कौन है? लिमिटेशन भी नहीं है। ट्रिब्यूनल चलाता कौन है? इसका आधार भी नहीं है। ट्रिब्यूनल के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट कह लीजिए या उनके कौन होते हैं? या तो रिटायर्ड जज होता है, सुन लीजिए, जिसको इस देश या रिटायर्ड जज होता है या ट्रिब्यूनल जो चल रहे हैं देश में कितने अमितोष कितने ट्रिब्यूनल चल रहे हैं? आपके मित्र आपसे कुछ पूछ रहे हैं। अमितोष भाई, मैं पूछ रहा हूं देश के अंदर कितने ट्रिब्यूनल चल रहे हैं और किस
किसकी देखरेख में चल रहे हैं? देश के अंदर कितने ट्रिब्यूनल चल रहे हैं, किसकी देखरेख में चल रहे हैं? और ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो हेल्पिंग हैंड होते हैं या नहीं होते हैं? कितने समय का पब्लिक नोटिस और लिमिटेशन है? लिमिटेशन बता दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ट्रिब्यूनल कितने चलते हैं और कौन चलाता है ये बताएंगे नहीं? ट्रिब्यूनल के अंदर जो लोग होते हैं, जो सर्वे कमिश्नर होते हैं, वो भी सरकारी होते हैं भाई, सब सरकारी होते हैं। और जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होता है वो माउथ पीस होता है सरकार का, वो भी सरकार ही नियुक्त करती है भाई। देश को भ्रमित करेंगे, झूठ बोलेंगे। अच्छा, आप दोनों दोस्त हैं, ठीक है, वो समझ में आ गया। यहाँ पर क्या है, तो दोस्तों में ही सबसे ज्यादा तकरार होती है, दो दोस्तों में ही सबसे ज्यादा तकरार होती है और वो यहाँ पर रही है, ठीक है। नहीं, लेकिन पॉइंट वाली बात 10 सेकंड लूंगा अमितोष, ले लीजिए। जितने भी मैंने इसीलिए कहा, जितने भी वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं उनका जो पद होता है, अभी भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन होगा वो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कहलाता है और उसको सरकार नियुक्त करती है। उसमें जो लोग होते हैं वो भी सरकार पूरे मेंबर बनाती है, कोई और नहीं बनाता है। और उनको जो तनख्वाहें हो गया 10 सेकंड बोला था, 1 मिनट, वो भी सरकार 10 सेकंड बोला था। आप तो वही ले रहे हो। हिमांशु भाई, मुझे नहीं समझ चाहिए। मैं आ रहा हूं नसीम, अब देखिए हो गया। हाँ सिंह साहब। हिमांशु जी, मैं अपने मित्र से पूछा कि आप बताइए, ये तो सेकुलर देश है ना, तो इसमें केवल मुसलमान क्यों रहेगा? चाहे एमएलए हो, एमपी हो, जज हो, सदस्य हो, केवल मुस्लिम क्यों रहेगा? हिंदू क्यों नहीं हो सकता है? महिला क्यों नहीं हो सकती है? महिला होती है, झूठ बोला। मुसलमान, अरे महिलाएं भी होती है, वक्फ बोर्ड में महिलाएं हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड में है, आपको नहीं पता? फिर झूठ बोलेंगे, संवैधानिक यही लगातार झूठ बोलते रहेंगे। वक्फ बोर्ड में महिलाएं हैं, 32 वक्फ बोर्ड में सुनिए, तकलीफ क्या है? तकलीफ नहीं, झूठ बोलने पर कोई भी आपको आपत्ति है तो ऐसा तो नहीं है कि वो कानून सड़क पे बन रहा है, वो कानून तो अरे हमें पता है कौन दो के लिए कानून लेकर के आया जा रहा है। वक्फ बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा करप्शन हो, वक्फ बोर्ड की जमीनों को अपने मित्रों को बेच करके उनके ऊपर कब्जा करवा करके आपकी नियत सबको साफ है। अच्छा, एक आप एक बात बताइए, हमारी तीसरी जमीन जो पॉइंट ये कहा जा रहा है कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी, आपके कब्रिस्तान आपसे छीन लिए जाएंगे, मदरसे आपसे छीन लिए जाएंगे, क्या ये पॉइंट आपको वैलिड नजर आता है? आप एजम्पशन पर अभी से इतना सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड के नाम, मस्जिदों के नाम, पुरानी दिल्ली चले जाइए, चाहे उत्तर प्रदेश में चले जाइए, कहीं चले जाए, उनके नाम की जमीन है, उनके नाम। अच्छा, कहीं पर भी आप बोल रहे हैं हर जगह जमीन है। अच्छा, एक मिनट, एक बयान है AIUDF के बदरुद्दीन अजमल का। वो बयान मैं चाहता हूं कि एक बार जरा सुनिए आप लोग, बदरुद्दीन अजमल का एक बार सुनिए। यहाँ तक के हमने 15 साल 16 साल में रहा हूँ, हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उस पार्लियामेंट है वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। जी, अब मेरे को ये बताइए कि पार्लियामेंट, एयरपोर्ट, ये सब वक्फ पर बना हुआ है? देखिए, बहुत सी जगह पे जमीनें वक्फ बोर्ड ने सरकार को दे रखी हैं। अब एक एक करके आइए, सबके पास आऊंगा पक्का, इसी पॉइंट पर आऊंगा, सबके पास। बहुत सी जगहों पे सरकारी दफ्तर जो 50-50। तो ये बयान सही है, मतलब अब आप ये बोल देंगे कि पार्लियामेंट भी, एयरपोर्ट भी, सब वक्फ पर की जमीन पर बना हुआ है। देखिए, क्लेम किसी ने नहीं करा कि जमीन वापस चाहिए, ये तो झूठ है। हाँ, ये बात सच है। तो ये ऐसे लोगों को आप लोग क्यों नहीं कहते कि भैया ये इनकी बातों से ही हमारा क्लेम कमजोर होता है? सुन लीजिए, बहुत सी जगह पर सुन लीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम, पहले लोग, हिंदू लोग भी, बहुत से लोग वक्फ को जमीनें देते थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को वहां के राजाओं ने ठीक है, और वो नेक काम के लिए। अजय जी नाराज हो जाएंगे मेरे से, अजय वर्मा जी नाराज हो जाएंगे। अजय जी, क्या ये बयान अजय वर्मा जी भाई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वक्फ नहीं है। सुनिए अजय वर्मा जी, ये जो बयान आपने सुना, क्या ये भी आप सही मानेंगे? हालांकि आप इसमें एक मिनट, कुछ 100 साल पहले, अरे रुकिए, तो मैं एसएन सिंह साहब अजय वर्मा जी से पूछा। अजय वर्मा जी, ये जो बयान था कि कहीं पर भी ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, तो हमारी प्रॉपर्टी है, उसका सबसे ताजा उदाहरण आपको बताया, अब इस उदाहरण पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब मैं ये कह रहा हूं, सुन तो ले, सब लोग बहुत शोर मचा रहे हैं। शांत है भाई, मोदी साहब की सरकार है और बढ़िया मजबूत सरकार है,
कोई आदमी अगर देश विरोधी बोलता है, अगर ये लगता है कि ये खिलाफ है, तो उसे बंद कर दें, मुकदमा ठोक दें। लेकिन चूंकि देखिए संजय राणा जी और एसएन सिंह जी बहुत पढ़े लिखे आदमी, मैं इसकी बात कर रहा था कि हर जगह जो वक्फ बोल दिया जाता है कि ये हमारे वक्फ की जमीन है, ये हमारे वक्फ की जमीन है। थोड़ा सुन तो लो। नहीं, आप पॉइंट पर रहेंगे तो मैं सुनूंगा जय जी, प्लीज थोड़ा सुन तो लो भैया। एक मिनट सब लोग। संजय राणा जी प्लीज रुकिए, मेरे पास वक्त है, प्लीज रुकिए। संजय राणा जी, अजय राणा, एसएन सिंह जी, अजय वर्मा जी सुनिए ना, मैं प्लीज पॉइंट पर रहिए। और एसएन सिंह जी पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, अच्छी सुन तो लीजिए सर, अच्छी तरह से सरकार का पक्ष रखते हैं, भले लोग, लेकिन इनकी डिग्री भी एंटायर पॉलिटिकल साइंस जैसी डिग्री है। बायोलॉजिकल से बाहर आओ। और ये जो है एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली डिग्री लेके आए हैं। और ये इनको इनकी दिक्कत ये है कि ना भाजपा आईटी सेल से एक सीडी मिल जाती है और अपनी विचारधारा दोनों की डिबेट नहीं करता, प्लीज ये सीडी ले आते हैं। अगर आप पॉइंट पर बात नहीं करेंगे प्लीज मैं नहीं आऊंगा आपके पास। और वो सीडी जब चलती रहती है, नाजिम खान साहब, हाजी नाजिम खान साहब, नहीं पॉइंट पर अगर आप बात नहीं करेंगे तो मैं नहीं आऊंगा। हाजी नाजिम खान साहब, अब बताइए एयरपोर्ट, पार्लियामेंट, ये भी वक्त रोज बोलो। हाँ हिमांशु भाई देखिए, बदरुद्दीन अजमल साहब बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। देखिए उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया है, सुन तो लीजिए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ हिमांशु भाई, देखिए बदरुद्दीन अजमल साहब बड़े सम्मानित व्यक्ति है। जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया, जाहिर सी बात है उनके पास कोई ना कोई एविडेंस होगा। लेकिन जब ये पार्लियामेंट जो बनी है ये संवैधानिक है। और देखिए हम ये कहते हैं कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड की तरफ से यहाँ किसी भी सांसद से किराया नहीं लिया जा रहा, क्योंकि देश हित के लिए संसद बनी है। अच्छा, सांसद से किराया नहीं लिया, मतलब आप मान रहे हैं कि पार्लियामेंट जो बनी है वो वक्फ की जमीन पे बनी है? हाँ देखिए बदरुद्दीन अजमल साहब ने जो बयान दिया, अरे मतलब जो एक बंधन मूवी आई थी, जो वो बोलेंगे वो मैं करूंगा। मतलब जो बदरुद्दीन अजमल बोलेंगे वो सही है, जो बदरुद्दीन अजमल बोलेंगे वो सही है, जो तौकीर रजा बोलेंगे वो सही है, जो सरवर चिश्ती बोलेंगे वो सही है। भाई हाजी नाजिम खान का खुद का वजूद है कि नहीं है? इनका कोई देखिए सुन लीजिए अमितोष जी, वो कह रहे हैं कि देखिए कितनी अच्छी बात है, सांसदों से हम किराया नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं। देखिए देखो हिमांशु जी, दो चीज मैं बोल के अपनी बात रखता हूं। पहली चीज तो ये है, जो आज कागज क्यों दिखाए, कागज कहां से आएंगे? असुद्दीन ओवैसी कहते हैं 90% कागज हमारे पास है नहीं। तो भाई वक्फ कानून कागज मांग रहा है, सरकारें नहीं मांग रही। कानून में लिखा है वक्फ डीड होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब डीड ही नहीं थी तो वो जमीन आपने एंक्रोच करी, और यही जेपीसी के चेयरमैन ने कहा और यही सबके सामने आया। तो 600 साल पुरानी, एक सेकंड, 600 साल पुराने अमितोष भाई क्या इसीलिए रूह कपा देने वाली बात कर रहे हैं कि सड़क पर आएंगे और रूह कपा देंगे कि हमसे कागज मत मांगिए? रूह किसी की नहीं कांपती हिमांशु जी। और ये देश जो संविधान से अगर चलता है तो संविधान ने किसी को रूह कपाने का नहीं दिया है। आपके पास जब भी कागज मांगने की बात होती है, क्यों हिंदू के विरोध खड़े हो जाते हैं? एनआरसी की बात आएगी तो ये रोहिंग्यों के साथ। ओके ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ पर मुगलों के जमाने के कागज मांगे जा रहे हैं, और वैसे तो मुगलों की दी हुई विरासत को ये मानते नहीं है। मुगलों के जमाने के कागज मांगेंगे ये, और उस वक्त जो है आकर के चलाएंगे। फिर अंग्रेजों के दौर के कागज मांगेंगे, मानेंगे, लेकिन अंग्रेजों के बनाए हुए कानून और उनको जो है वो एक्सेप्ट करके बैठ जाएंगे, लेकिन अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग होंगे तो मानेंगे नहीं। एक बात हमारे मुस्लिम भाइयों और सबको, देशवासियों जिसमें सब आते हैं, उनको सुनना चाहिए कि जब मौलाना तौकीर रजा ऐसे लोग इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी करते हैं तो आप सोचिए यहां से कि ऐसे लोगों को दूर से ही नमस्ते कर दें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक।